नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो मित्रों? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में, और आज का अपना टॉपिक होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय। यानी हमारा जो द्विवेदी काल चल रहा है उससे संबंधित, यानी द्विवेदी काल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की क्लास पहले मैंने अपलोड कर दी है, और अब हम पढ़ेंगे जो द्विवेदी कालीन प्रमुख लेखक और जो कवि हुए उनका जीवन परिचय। और सबसे पहले हम महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं। तो मित्रों, शुरू करें आज की क्लास का ये पहला प्रश्न। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 15 मई 1864 ईस्वी को रायबरेली में। यानी मित्रों, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 15 मई 1864 ईस्वी को रायबरेली के दौलतपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। अब इनके निधन की बात करें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का निधन 21 दिसंबर 1938 ईस्वी को रायबरेली में हुआ। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। महावीर प्रसाद द्विवेदी के पिता का नाम क्या था? महावीर प्रसाद द्विवेदी के पिता का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा राम सहाय दुबे। मित्रों, याद रखिएगा कि दुब्बे जो शब्द है यह तद्भव शब्द है, और द्विवेदी शब्द तत्सम शब्द है। और द्विवेदी जो दो वेदों का ज्ञाता होता है उसे द्विवेदी, तीन वेदों का ज्ञाता त्रिवेदी, और जो चार वेदों का ज्ञाता हो उसे चतुर्वेदी। तो दुब्बे का तत्सम शब्द द्विवेदी होगा, और तिब्बे का त्रिवेदी, और चौबे का चतुर्वेदी। तो इनके पिता का नाम राम सहाय दुब्बे था। बात करें आज के अगले प्रश्न की। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने रेलवे की नौकरी कब छोड़ी? महावीर प्रसाद, मित्रों याद रखिएगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी राजस्थान का जो अजमेर जिला है यहाँ पर रेल विभाग में यानी रेलवे में नौकरी करते थे। तो इन्होंने ये रेलवे की नौकरी कब छोड़ी? इसका सही उत्तर होगा 1903 ईस्वी में। अब बात करें अगले प्रश्न की। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन यानी संपादक का पद कब संभाला? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के संपादक का पद कब संभाला? तो इसका सही उत्तर होगा 1903 ईस्वी से, यानी उन्होंने 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य किया था। अब चर्चा करें अगले प्रश्न की। यह काव्य वर्तमान हिंदी साहित्य में युगांतर उत्पन्न करने वाला है। आचार्य द्विवेदी ने यह किसके विषय में कहा है? यानी यह काव्य वर्तमान हिंदी साहित्य में युगांतर उत्पन्न करने वाला है। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने यह किसके विषय में कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत भारती के प्रकाशन पर। मित्रों याद रखिएगा, जब मैथिली शरण गुप्त की रचना भारत भारती का प्रकाशन हुआ तब उन्होंने यह महत्वपूर्ण पंक्ति कही थी। अब चर्चा करें अगले प्रश्न की। अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था, बाल मुकुंद गुप्त। यह पंक्ति किसने कही? अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, वह था बाल मुकुंद गुप्त। तो यह पंक्ति किसने कही? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न। साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश किसने कहा है? यानी साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। मित्रों, ये पंक्ति आप अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये कई बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है। और आपको बता दें कि द्विवेदी जी यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को समाज का दर्पण भी कहा है। तो दोनों पंक्तियां, एक तो समाज का दर्पण और एक ज्ञान की राशि का संचित कोश भी कहा है। अगला प्रश्न।
महावीर प्रसाद द्विवेदी को आचार्य की उपाधि किसने दी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी को आचार्य की उपाधि किसने दी? तो इसका सही उत्तर होगा 1931 में काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने, यानी 1931 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने आचार्य की उपाधि दी तथा हिंदी साहित्य सम्मेलन में इन्हें साहित्य वाचस्पति की उपाधि भी दी गई थी। अब बात करें अगले प्रश्न की, महावीर प्रसाद द्विवेदी के उपनाम क्या क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के उपनाम क्या क्या हैं? तो इसका सही उत्तर होगा भुजंग भूषण भट्टाचार्य, रसिक रंजक और कल्लू अलयत। मित्रों, महावीर प्रसाद द्विवेदी को भुजंग भूषण भट्टाचार्य, रसिक रंजक और कल्लू अलइत के नाम से भी जाना जाता है, यानी ये इनके उपनाम है। बात करें अगले प्रश्न की, सरस्वती पत्रिका में द्विवेदी जी किस छद्म नाम से रचनाएं लिखते थे? यानी सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी किस छद्म नाम से रचनाएं लिखते थे? तो इसका सही उत्तर होगा भुजंग भूषण भट्टाचार्य। अगला प्रश्न, महावीर प्रसाद द्विवेदी को हिंदी का भारी लेखक किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी को हिंदी का भारी लेखक किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा मिश्र बंधुओं ने। अगला प्रश्न, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा नहीं? क्या हिंदी नाम की कोई भाषा नहीं? द्विवेदी जी का यह लेख कब प्रकाशित हुआ? मित्रों, याद रखिएगा कि सरस्वती पत्रिका में समय समय पर महावीर प्रसाद द्विवेदी कुछ लेख लिखा करते थे। तो उन्होंने एक सरस्वती पत्रिका में लेख लिखा था, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा नहीं? द्विवेदी यानी कुछ लेखक जो ब्रज भाषा अवधी भाषाओं में रचनाएं करते थे, खड़ी बोली में या हिंदी में रचनाएं नहीं कर पाते थे, खड़ी बोली में मानक हिंदी जिसको कहा जाता है, तब उन्होंने ये लेख लिखा था, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा नहीं? द्विवेदी जी का यह लेख कब प्रकाशित हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1913 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, आर्य समाज का कोप द्विवेदी जी का यह लेख कब प्रकाशित हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1914 ईस्वी में। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, यानी कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता लेख कब प्रकाशित हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1908 ईस्वी में। मित्रों, आपको बता दें कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपनी यानी सरस्वती पत्रिका में एक लेख लिखा था कि कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, जो 1908 में सरस्वती पत्रिका में छपा था। और इसी लेख से प्रेरणा लेकर के मैथिली शरण गुप्त ने एक रचना लिखी थी। तो उस रचना का नाम आपको कमेंट्स में बताना है कि कवियों की उर्मिला विषयक जो उदासीनता लेख है, इसी को आधार मान करके या उसको प्रेरणा स्रोत मान करके मैथिली शरण गुप्त के द्वारा एक रचना लिखी गई थी और उसकी हिंदी साहित्य में बहुत ही सराहना की गई। तो मित्रों, उस रचना का नाम आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब बात करें अगले प्रश्न की, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की ग्रंथावली कितने खंडों में विभक्त है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो ग्रंथावली वो कितने खंडों में है? तो इसका सही उत्तर होगा 15 खंडों में। मित्रों, याद रखिएगा कि इनकी जो ग्रंथावली है महावीर प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली के नाम से 15 खंडों में है। वो आपको याद रखना होगा कि ये 13वें जो इसका जो 13वां खंड है उसमें द्विवेदी जी की कविताएं हैं, तथा बाकी जो 14 खंड है उसमें उनकी समस्त मौलिक अनुदित गद्य साहित्य प्रकाशित गद्य पद्य साहित्य प्रकाशित हुआ है। और आपको बता दें कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की गद्य पद्य और मौलिक और अनुदित जो रचनाएं हैं उनकी संख्या लगभग 80 है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख मौलिक गद्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख गद्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो इसका सही उत्तर होगा, देखो मित्रों, यहाँ पर हम महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो प्रमुख मौलिक गद्य रचनाएं उनकी चर्चा करेंगे। नेषद चरित चरित्र, यानी नेषद
चरित चर्चा जो 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई। दूसरी रचना है उनकी हिंदी कालिदास की समालोचना जो 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुई। आप इनकी सभी रचनाओं को याद रखिएगा। सबसे पहले बड़ी बात तो ये है कि इनकी ये मौलिक गद्य रचनाएं हैं। बात करें कालिदास और उनकी कविता, महावीर प्रसाद द्विवेदी की मौलिक रचना है जो 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अगली रचना की बात करें तो कालिदास की निरंकुशता और जो 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुई। हिंदी भाषा की उत्पत्ति जो उनकी रचना है ये 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और संपत्ति शास्त्र जो 1907 में प्रकाशित हुई। और मित्रों, संपत्ति शास्त्र से संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जा चुका है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की अर्थशास्त्र से संबंधित पुस्तक कौन सी है, तो इसका सही उत्तर होगा संपत्ति शास्त्र जो 1907 में प्रकाशित हुई। अगली रचना की बात करें तो वनिता विलाप जो 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ये रचना भी परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। अब बात करें अगली रचनाओं की, रसज्ञ रंजक यानी रसक के रंजन जो रचना है ये 1920 में प्रकाशित हुई थी। और मित्रों, महिला मोद जो रचना है ये उनकी 1925 में प्रकाशित हुई। और ये रचना भी परीक्षा में पूछी जा चुकी है। तो मित्रों, एक तो इनकी जो कालक्रम है वह और एक रचना का नाम याद रखिएगा। अगली रचना की बात करें तो साहित्य शिखर जो 1930 में प्रकाशित हुई है। अब बात करें इनकी अगली रचनाओं की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की अनुदित गद्य रचनाएं कौन कौन सी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की अनुदित गद्य रचनाएं कौन कौन सी है, तो इसका सही उत्तर होगा भामिनी विलास। मित्रों याद रखिएगा, इनकी जो भामिनी विलास रचना है वो 1891 ईस्वी में प्रकाशित हुई। दूसरी रचना की ये अनुदित रचनाएं हैं। दूसरी रचना की बात करें तो अमृत लहरी जो 1896 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और मित्रों, आपको बता दें कि जो भामिनी विलास रचना है ये पंडित जगन्नाथ की जो भामिनी विलास है उसका हिंदी अनुवाद है। अमृत लहरी की बात करें तो ये पंडित जगन्नाथ का जो यमुना स्रोत रचना है उससे ये अनुदित रचना है। अगली रचनाओं की बात करें तो बेकन विचार रत्नावली। और मित्रों, ये 1901 ईस्वी में अनुदित रचना है जो जॉन बेकन का प्रसिद्ध निबंधों का संग्रह था उसका यह अनुवाद है। बात करें अगली रचना की, शिक्षा जो 1906 में प्रकाशित हुई। और आपको बता दें कि शिक्षा जो रचना है यह हर्बर्ट स्पेंसर के एजुकेशन का अनुवाद है। अगली रचना की बात करें तो स्वाधीनता जो 1907 में प्रकाशित हुई। और मित्रों याद रखिएगा कि उनकी जो स्वाधीनता रचना है यह जॉन स्टुअर्ट मिल के ऑन लिबर्टी का अनुवाद है। अगली रचना की बात करें तो जल चिकित्सा यानी उनकी अगली जो अनुदित रचना है उसका नाम है जल चिकित्सा जो 1907 में प्रकाशित हुई। और आपको बता दें कि जर्मन के लेखक लुई कोने की जर्मन पुस्तक अंग्रेजी का अनुवाद है। अगली रचना की बात करें तो महाभारत जो 1908 में प्रकाशित हुई। और ये महाभारत की कथा का हिंदी रूपांतर है। अगली रचना रघुवंश जो 1912 में प्रकाशित हुई। ये रघुवंश यानी कालिदास का रघुवंश महाकाव्य है उसका भाषानुवाद है। अगली रचनाओं की बात करें तो मेघदूत जो 1917 में प्रकाशित हुई। और यह भी जो कालिदास का मेघदूत नाटक है उसका हिंदी अनुवाद है। और मित्रों, प्राचीन पंडित और कवि इनकी जो अनुदित रचना है यह 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई। मित्रों, आपको बताएं कि 1918 ईस्वी में अन्य भाषाओं के लेखों पर आधार पर प्राचीन कवियों और पंडितों का इन्होंने इसमें परिचय दिया है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, द्विवेदी जी के अनुदित काव्य कृतियां कौन कौन सी है, यानी वो गद्य रचनाएं थी। अब हम काव्य कृतियों की बात करेंगे तो इनकी जो अनुदित काव्य कृतियां हैं विनय विनोद जो 1889 ईस्वी में प्रकाशित हुई। और मित्रों, ये भर्तृहरि के वैराग्य शतक का हिंदी अनुवाद है। अब बात करें आज के अगली रचना की, विहार वाटिका जो 1890 में प्रकाशित हुई। और ये गीत गोविंद का हिंदी अनुवाद है।
स्नेहमाला जो 1890 में प्रकाशित हुई और यह भर्तृहरि के श्रृंगार शतक का अनुवाद है। यानी इनकी ये काव्य कृतियां हैं। अगली रचना की बात करें तो गंगा लहरी जो 1891 में प्रकाशित हुई और ये पंडित जगन्नाथ की जो गंगा लहरी रचना है उसका हिंदी अनुवाद है। अगली रचना की बात करें तो कुमार संभवसार जो 1902 में प्रकाशित हुई और ये कालिदास के जो कुमार संभवसार जो रचना है यानी कुमार संभव जो रचना है उसका यह हिंदी अनुवाद है। और मित्रों अब चर्चा करें आज की कक्षा के अंतिम प्रश्न की। और आज की कक्षा का अंतिम प्रश्न कि द्विवेदी जी की प्रमुख मौलिक काव्य कृतियां कौन सी है। अब उनकी जो मौलिक जो उन्होंने खुद लिखी है मौलिक काव्य कृतियों की, तो मित्रों इनकी जो सबसे पहली मौलिक काव्य कृति है उसका नाम है देवी स्तुति शतक और ये 1892 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगली रचना की बात करें तो कान्य कुब्जा वलीव्रतम और मित्रों ये 1898 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अगली रचना की बात करें तो कान्य कुब्ज अबला विलाप यानी कान्य कुब्ज अबला विलाप ये रचना 1907 में उन्होंने लिखी और ये 7 में प्रकाशित हुई। अगली रचना की बात करें तो कविता कलाप उनकी जो रचना है ये 1909 में प्रकाशित हुई। फिर है सुमन जो कविता संग्रह है। मित्रों याद रखिएगा इसमें यह भी पूछा जा सकता है सुमन जो रचना है इनकी मौलिक जो रचना है इसकी विधा क्या है, तो ये कविता संग्रह है जो 1923 में प्रकाशित हुई। और मित्रों अब लास्ट प्रश्न द्विवेदी काव्यमाला जो उनकी मृत्यु के बाद में संग्रह करके लिखी गई थी यानी बाद में प्रकाशित करवाई गई। द्विवेदी काव्यमाला जो 1940 में प्रकाशित हुई। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा और अपनी पाठशाला बाय बीएन सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।